हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल लैटिस में रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं। रेडियस रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल्स को बताने के लिए, आयनिक क्रिस्टल के टाइप को बताने में रेडियस रेशियो कंसेप्ट बहुत हेल्प करता है। रेडियस रेशियो इज जनरली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ radii of smaller ion and that of larger ion. Ratio of radius of smaller ion and that of larger ion. अगर आयनिक क्रिस्टल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रेडियस रेशियो को फिलहाल मैं यूज देता हूं R अपॉन कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन और एटम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एटम और आयन कोई भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय ये स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर हो गया, रेडियस ऑफ लार्जर आयन और एटम। ठीक है, नॉर्मली ये चीज कब पिक्चर में आती है, जब हम कोई ऐसा क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के लैटिस पॉइंट होते हैं। आई मीन डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एटम का एफसीसी लैटिस बना और उसके लैटिस के अंदर जो टीबी और ओबी क्रिएट हो गए, उस टीबी और ओबी में कोई फॉरनर एटम डाल दिया। जैसे मान लीजिए आप एलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एलॉय फॉर्मेशन में हो सकता है कि फेस सेंटर और कॉर्नर पे कोई और एटम हो और जो वॉइड प्रेजेंट है, टीबी या ओबी प्रेजेंट है, उसमें कोई और एटम हो। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी वॉइड में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जाते हैं तो उसका रेडियस छोटा होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एटम विच आर मेकिंग वॉइड। नॉर्मली वॉइड में जाने वाला जो एटम का साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द आयन और एटम विच इज प्रेजेंट एट वेरियस लैटिस पॉइंट। जैसे आपका कॉर्नर हो गया, फेस सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, तो इन सब जगह पे जो एटम होते हैं उनका साइज नॉर्मली बड़ा रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर मैं बात करूं आयनिक क्रिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी को मैं लिख सकता हूं रेडियस रेशियो ऑफ, इसी को यदि मैं आयनिक क्रिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अ कैटायन एंड दैट ऑफ एन एनायन। हालांकि ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि रेडियस रेशियो हमेशा कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का ही रेशियो होगा, उल्टा भी कभी कभी होता है। बट इन जनरल एनायंस आर लार्जर इन साइज एंड कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, इसलिए जनरली हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि R प्लस अपॉन R माइनस के रेशियो को रेडियस रेशियो कहते हैं। बट देयर आर केसेस जहां पे एनायन का साइज छोटा है, कैटायन का साइज बड़ा है, तो एनायन वॉइड में प्रेजेंट होते हैं और उस केस में रेडियस रेशियो का डेफिनेशन उल्टा हो जाता है। इट बिकम्स रेडियस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन। तो जनरल डेफिनेशन क्या है रेडियस रेशियो की? रेडियस ऑफ छोटा एटम या आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बड़ा एटम या आयन। ठीक है, तो छोटा और बड़ा एटम या आयन का रेडियस का रेशियो इज नोन एज रेडियस रेशियो। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से रेडियस रेशियो की हेल्प से नेचर ऑफ आयनिक क्रिस्टल निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम कैलकुलेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि हाउ यू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर एटम विच कैन बी substituted or which can fit into the void space created by host atom। यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि what is going to be the minimum radius of an atom
which can fit into the void space created by the host atom. ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं रेडियस की मिनिमम वैल्यू या कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो. तो चलिए बात करते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो का. लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है? इट इज द मिनिमम रेडियस रेशियो, और ये आएगा कब? व्हेन void sphere is just in contact with spheres which are forming voids. ठीक है, लाइक ये सिचुएशन आ गई कि ये तीन स्फेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ये एनायन है, दे आर एनायंस, और इनके बीच में मैंने एक कैटायन डाल दिया कुछ इस तरह से, तो ये आपका एनायन हो गया और ये बीच वाला कैटायन हो गया. अब इनके सेंटर्स को यदि मैं ए बी सी मान लूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल निकालूं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं. ये इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड है और छोटे वाले स्फीयर का सेंटर है. तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करा दूं यूं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. कैन यू चेक, ये जो रेडियस हुई R प्लस प्लस R माइनस, R प्लस क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन, एंड R माइनस है रेडियस ऑफ एनायन. और ये डिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि B और C, BC is going to be 2R माइनस, तो ये जो हाफ ऑफ BC हुआ, ये डिस्टेंस R माइनस हो गया. और कैन यू फाइंड आउट कि ये एंगल कितना हुआ? दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. ठीक है, अब अगर मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं तो cos 30 इज इक्वल टू R माइनस डिवाइडेड बाय, यदि मैं यहां ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं तो sec 30 इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस अपॉन R माइनस. sec 30 होता है आपका 2/√3 इज इक्वल टू 1 प्लस R प्लस अपॉन R माइनस. यहां से आप R प्लस अपॉन R माइनस निकालोगे तो ये आएगा 0.155. इसका मतलब ये हुआ कि R प्लस इज इक्वल टू 0.155 R माइनस. दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ void atom which will be fitting into the triangular void is equal to 0.155 रेडियस ऑफ void फॉर्मिंग एटम. यानी कैटायन का रेडियस एनायन के रेडियस का 0.155 टाइम्स अगर होगा तो कैटायन विल जस्ट फिट इनटू दैट void. अगर उससे बड़ा हुआ तो ये रेडियस, अगर उससे बड़ा हुआ तो इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा. वी कैन नॉट कैलकुलेट, स्टिल वी आर सेइंग, वी आर गोइंग टू से दैट इट विल रिमेन इन ट्रायंगुलर void, लेकिन इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी कैन कैलकुलेट ओनली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो. ठीक है, तो किसी ट्रायंगुलर void में फिट होने के लिए जो छोटा आयन है जो void के अंदर फिट हो रहा है, उसका रेडियस void बनाने वाले एटम्स का रेडियस का 0.155 टाइम्स होना चाहिए. राइट. पार्ट बी, लेट्स से कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल void. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल void बनेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से.
3 स्फीयर्स एक तरह से क्लोजली अरेंज्ड हैं और एक चौथा स्फीयर मैं और रख देता हूं इसके ऊपर। अगर ऐसा मैंने किया तो आपको अंदर वाला स्फीयर ये वाला दिखेगा नहीं और मुझे देखना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना दिया है। तो नाउ दिस स्फीयर जो अंदर पड़ा हुआ है, ये इन चारों के, ये जो 4 स्फीयर हैं ए बी सी डी, डी जो डॉटेड लाइन से बना रखा है, उन चारों के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी अब ये स्फीयर का जो सेंटर होगा वो टेट्राहेड्रन का सेंटर होगा। अब ये स्फीयर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इन तीनों जो एबीसी स्फीयर्स थे इनके सेंटर के प्लेन में उसका सेंटर लाइन नहीं करेगा, रादर छोटे वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा इट विल बी प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। तो अगर अगेन मैं इसी ट्रायंगल को उठा लूं, इस वाले ट्रायंगल को, तो लाइक इसको O मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। अगेन ये डिस्टेंस R माइनस हुआ और ये जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है कैटायन और यहां पे एनायन, तो ये डिस्टेंस R माइनस प्लस R प्लस हो जाएगी। एंड कैन यू अंडरस्टैंड दिस एंगल, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, ये और एक ऊपर से, तो हर एक एंगल जो होता है टेट्राहेड्रल के अंदर दैट इज गोइंग टू बी 109.5 डिग्री। तो ये जो एंगल है कैन यू प्रिडिक्ट कितना होना चाहिए? 109.5 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये एंगल पता है। कैन वी अप्लाई कोसेक 30 डिग्री, सॉरी नॉट 30, कोसेक 109.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस अपॉन R माइनस, कोसेक इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये वाला एंगल रेफरेंस लेके चल रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया एक तरह से, ये बेस हो गया, तो R प्लस प्लस R माइनस जो कि हाइपोटेन्यूज है, R माइनस जो कि परपेंडिकुलर है। यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस R प्लस अपॉन R माइनस, R प्लस अपॉन R माइनस विल कम्स आउट टू बी 0.225। दैट मीन्स R प्लस इज इक्वल टू 0.225 R माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि एक टीबी में जस्ट फिट होने के लिए जो छोटा एटम होता है टीबी में, टीबी को ऑक्यूपाई करने वाला एटम, उसका रेडियस होस्ट एटम यानी टीबी बनाने वाले एटम के रेडियस का 0.225 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू है 0.225। ठीक है, यानी 0.225 से नीचे हुआ तो ट्रायंगुलर वॉइड का केस आ जाएगा। 0.155 से लेकर के 0.255 तक एक्सक्लूडिंग 0.225 ये सब ट्रायंगुलर वॉइड का केस होगा। और 0.225 से स्टार्ट होकर के आगे आगे कितनी लिमिट तक होगा वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 0.225 शुड बी द मिनिमम रेडियस रेशियो फॉर द फॉर्नर एटम टू फिट इनटू अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दिस इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Next is coordination number 6. This is going to be a case of octahedral void. Octahedral का जैसा मैंने आपको सिखाया था, octahedral को मैं मान सकता हूं एक तरह का स्क्वायर बाई पिरामिड। तो मैं इसको यूं अरेंज कर रहा हूं लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालने के लिए। ये स्क्वायर हो गया। बाई पिरामिड में एक स्फीयर ऊपर रखा होगा, एक नीचे। रेडियस रेशियो निकालने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं सारे नहीं बना रहा हूं इसमें, ऊपर और नीचे वाला मैं नहीं बना रहा हूं। जस्ट आप चाहो तो डॉटेड लाइन से यूं दिखा सकते हो, एक ऊपर हो गया एक नीचे, दोनों साथ में मैं नहीं दिखा सकता। तो बेसिकली जो मेरा फॉर्नर एटम होगा वो यहां पे कहीं होगा। ये 6 एटम के कांटेक्ट में है। रिमेंबर 6 एटम में कौन सा, 4 तो ये दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, क्लोजेस्ट पैकिंग के अंदर। अब अगर मैं रेडियस रेशियो निकालना चाहूं तो आई वुड बी ड्राइंग दिस ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल जब आप ड्रॉ करोगे तो कैन यू चेक, ये पॉइंट है O जो फॉर्नर एटम का, वॉइड के एटम का सेंटर है, और ये दोनों दो पॉइंट हैं A एंड B, इसको P मान लेता हूं, ये सेंटर ऑफ होस्ट एटम है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। तो ये डिस्टेंस R माइनस हो गया एंड ये डिस्टेंस R माइनस
प्लस आर प्लस हो गया। एंड कैन यू गेस दिस एंगल 45 डिग्री। ये जो है ये आपका एक तरह से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी, तो ये एंगल 45 डिग्री का हुआ। ये और ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी और ये भी। तो अब मैं कोसेक या सेक कोई भी लगा दूंगा। तो लेट्स से मैं ये एंगल 45 माना हूं, तो सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू आर प्लस आर माइनस डिवाइडेड बाय आर माइनस लिख दूं। सेक 45 इज √2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर प्लस अपॉन आर माइनस। दिस इज 1.414 इज इक्वल टू 1 प्लस आर माइनस। इसका मतलब आर प्लस अपॉन आर माइनस is going to be 0.414। तो रेडियस रेशियो की मिनिमम r प्लस इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स r माइनस। सो मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन या वॉइड एटम इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन यानी होस्ट एटम। यानी वॉइड के एटम का मिनिमम रेडियस 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ वॉइड फॉर्मिंग एटम होना चाहिए। अगर इससे छोटा हुआ तो जो अंदर का एटम है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इससे छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इससे छोटा एटम यहाँ फिट नहीं होगा, इससे छोटा एटम फिर टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होगा। इससे बड़ा एटम फिट हो सकता है सब्जेक्टेड टू ए लिमिटेड वैल्यू, क्योंकि जैसे हम बड़ा करेंगे इनका कांटेक्ट खत्म होने लगेगा एंड दिस विल नो लॉन्गर रिमेन एज अ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, बट अप टू सर्टेन लिमिट इट कैन बी डन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 8, अ केस ऑफ क्यूबिक वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का केस कुछ ऐसा होगा, ऐसा मान लीजिए कि हमारे एनायन ने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया और जो कैटायन था वो उसकी बॉडी सेंटर पे जाके जस्ट फिट हो गया। तो कैटायन एनायन इस तरह से कांटेक्ट में है। ये मैंने एक फेस के एटम्स कॉर्नर एटम बनाए हैं और एनायन ठीक 4 इसके ऊपर होगा, उससे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा और बीच में एनायन आ जाएगा। तो ये जो 4 स्फीयर ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली 4 नहीं है, 8 है। 4 एक प्लेन में और 4 ठीक उसके एटम के ऊपर एटम रखा हुआ। तो इट इज अ केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल and simple cubic unit cell made by host atom and a smaller atom just occupying body center and it is in contact with all corner atoms without disturbing their positions। ठीक है, तो अब क्योंकि लिमिटिंग केस है 2 बातें अप्लाई होंगी। एक तो क्योंकि ये एनायन है और अंदर वाला कैटायन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एज लेंथ A इज इक्वल टू 2r माइनस, ये एज लेंथ है और क्योंकि ये r माइनस ये r माइनस 2r माइनस हो गया। एंड अगर मैं बॉडी डायगोनल लिखूं, बॉडी डायगोनल यहां से नहीं लिख सकता मैं क्योंकि यहां से लिखूंगा तो ये फेस डायगोनल की तरह हो जाएगा, ये कॉर्नर एटम और इसका अपोजिट वाला कॉर्नर एटम। तो बॉडी डायगोनल में लिखूंगा तो बॉडी डायगोनल a√3 होता है विच कैन बी रिटन एज 2r प्लस 2r माइनस। ये कैसे लिखा मैंने, ये एक कॉर्नर का एटम हो गया, फिर ये आपका बॉडी सेंटर वाला एटम हो गया, फिर ये अपोजिट कॉर्नर वाला एटम हो गया। तो ये जो बॉडी डायगोनल है दिस इज गोइंग टू बी, ये r हो गया, ये r हो गया, r माइनस और ये 2r प्लस हो गया ये वाली डिस्टेंस। तो कैन यू चेक यहां से यहां तक जो बॉडी डायगोनल है वो बेसिकली 2r प्लस 2r माइनस है और बॉडी डायगोनल का वैल्यू a√3 होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a√3 इस पूरे को 2r माइनस से डिवाइड कर देते हैं, a√3 अपॉन 2r माइनस इज इक्वल टू 2r प्लस अपॉन 2r माइनस प्लस 2r माइनस अपॉन 2r माइनस। तो ये तो आपका 1 हो गया, ये r प्लस अपॉन r माइनस हो गया एंड क्योंकि जो 2r माइनस है वो a के बराबर है तो यहां मैं लिख सकता हूं a√3 अपॉन a। √3 की वैल्यू 1.732 होती है तो r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1
यहां से मुझे r प्लस अपॉन r माइनस मिल जाएगा 0.732। इसका मतलब ये हुआ कि r प्लस की जो मिनिमम वैल्यू हुई 0.732 r minus. So this is going to be the minimum radius of cation to fit into a cubical void formed by anions, या minimum radius of the smaller atom to just occupy the body center of a unit cell, simple cubic unit cell formed by larger ion. Clear? तो ये मैंने चारों टाइप के वॉइड के लिए कैलकुलेट कर दिया कि मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए वॉइड के एटम का, जो कि बिना डिस्टर्ब किए हुए वॉइड के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो को x मान लूं, तो रेडियस रेशियो को x मान लूं, रेडियस रेशियो को सिंपली x मान लूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो x की मिनिमम वैल्यू होगी 0.155 एंड मैक्सिमम वैल्यू शुड बी स्लाइटली लेस देन 225। 0.155 से लेकर के 0.225 से पहले तक द एटम हैज टू ऑक्यूपाई ट्रायंगुलर वॉइड। अगर 0.155 हुआ तो लिमिटिंग केस होगा, यानी कि ट्रायंगुलर वॉइड बनाने वाले एटम भी आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन अगर उससे बड़ा हो गया तो उनका कांटेक्ट लूज हो जाएगा, बट स्टिल इट विल बी रिगार्डेड एज ए ट्रायंगुलर वॉइड। 4 हो, टेट्राहेड्रल केस है, तो x की मिनिमम वैल्यू होगी 0.225 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गई 0.414। जैसे ही 0.414 हुआ ऑक्टाहेड्रल का केस आ गया। और अगर 6 हुआ तो x की मिनिमम वैल्यू हुई 0.414 एंड मैक्सिमम वैल्यू हुई 0.732। और अगर 8 हुआ तो x की मिनिमम वैल्यू हुई 0.732 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये हुआ आपका this is a case of triangular void, this is a case of tetrahedral void, this is a case of octahedral void, and this one is cubic void। तो इस तरह से अलग अलग जो void space हमने पढ़े थे उसके अंदर किसी एटम को लोकेट करने का मिनिमम रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं वो हमने सिखाया। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेते हैं। पॉइंट 1, एट लिमिटिंग कंडीशंस इन आयनिक क्रिस्टल्स नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is equal to net force of repulsion। जब लिमिटिंग केस आएगा कि एनायन एनायन भी कांटेक्ट में है और केटायन एनायन भी कांटेक्ट में है, तो एनायन एनायन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे और केटायन एनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। तो लिमिटिंग केस तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में क्रिस्टल मोस्ट स्टेबल रहता है। नंबर 2, concept of radius ratio is not an accurate method to predict nature of ionic crystal। अब ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे, वो जब हम लोग आयनिक क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बट रेडियस रेशियो का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। बिकॉज नंबर 1, while calculating
limiting radius ratio, ions are assumed perfectly spherical. आयंस को परफेक्टली स्फेरिकल मान लिया है, ये ट्रू नहीं है। आप जानते हैं जब एक एनायन एक कैटायन के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसका पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइजेशन इज गोइंग टू लूज द स्फेरिकल सिमेट्री। और हम जो कैलकुलेशन किए हैं उसमें स्फेयर मान के ही सारा काम किए हैं, तो इसलिए जो रेडियस रेशियो हम निकाले हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं बताता है आयनिक क्रिस्टल का। नंबर 1। नंबर 2, coordination number of a crystal also depends upon certain laboratory conditions. Part A, या ऐसे लिखें, second part, type of crystal also depends upon number 1 temperature, number 2 pressure, number 3 method of formation या मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल, कौन से टाइप के क्रिस्टल में कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लेबोरेटरी कंडीशंस क्या हैं, लाइक टेम्परेचर ज्यादा है या कम। जस्ट थिंक, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो किसी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी, जो आयनिक इंटरैक्शन है वो कम होंगे, आयंस दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो द कैटायन विल लूज द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यू एनायंस। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी क्रिस्टल को अगर हम लो टेम्परेचर पे HCP लैटिस में बनाते हैं, जहां पे कई बार ऐसा होता है कि किसी क्रिस्टल को यदि हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में बनाते हैं जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, लो टेम्परेचर पे वो पॉसिबल है, टेम्परेचर बढ़ाते ही वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। सिमिलरली ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर जो स्पेसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कम क्लोजर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। तो कई बार ऐसा होता है कि हाई प्रेशर पे फॉर्म करते हैं तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड बन जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, की किस टेक्निक से, किस मेथड से आप कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस type of or classification of ionic crystal. Right? Thanks for watching. See you in the next lecture.